हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 21 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएबल मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। पहला एडिटोरियल आर्टिकल रहेगा इंक्रीमेंटल विन और दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी अ प्लेस फॉर ऑल रिफ्यूजी अंडर इंडिया वेलफेयर अम्ब्रेला। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हिंदी अनुवाद हुआ है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल है इंक्रीमेंटल विन, वृद्धिशील जीत। COP27 commits to compensation fund but leaves important question for later। कोप 27 मुआवजा निधि के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बाद के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ देता है। आर्टिकल में बात हो रही अभी हाल ही में संपन्न हुए COP 27 बैठकों की, जो कि इजिप्ट के शर्म एल शेख में संपन्न हुए हैं। और अब इसमें बात हो रही है कि सांकेतिक तौर पर एक छोटी सी जीत इसमें देखी जा सकती है, क्योंकि एक फंड की स्थापना के लिए देश राजी हो गए हैं और आधिकारिक तौर पर फंड निर्माण की बात हो गई। हालांकि भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न इस फंड से जुड़े आगे के समय में देखने को मिलेंगे, किंतु कुछ देश जो कि जलवायु परिवर्तन की मार से अत्यधिक ज़्यादा पीड़ित हैं, विशेष तौर पर यदि वो विकासशील देश हैं, तो उनके लिए फंड बनाया जाएगा। और अब इसमें बात हो रही है जो 27वां एडिशन इस बार का था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको शॉर्ट में COP के तौर पर भी बोल दिया जाता है। और अब सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जब 2020 में भी संकल्प किया गया था कि प्रतिवर्ष जो डेवलप्ड कंट्री है वो $100 बिलियन का एक एनुअल कंट्रीब्यूशन देंगे, जो कि मदद करेगा डेवलपिंग नेशन को क्लाइमेट चेंज के अपने एफर्ट को डील करने में, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उनको ज़्यादा मदद मिलेगी। हालांकि अभी तक ये 100 बिलियन का जो कॉर्पस फंड बनना था प्रतिवर्ष, ये नहीं बन पाया है। और अब आगे बात हो रही जिस तरीके से इस बार के COP 27 का इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के तौर पर लॉस एंड डैमेजेस LND इस फंड के निर्माण की बात हुई है। हालांकि लॉस एंड डैमेजेस कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट नया नहीं है, दशकों पुराना है। और जब बात आती है कि बहुत से ऐसे छोटे देश हैं, विशेष तौर पर अगर आइलैंड नेशन की बात करें, तो जिस तरीके से जब वैश्विक तापन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो उनके अस्तित्व को और ज़्यादा खतरा होने लगता है, क्योंकि समुद्र का जो तल है वो और तेजी से बढ़ने लगता है। और ऐसे देशों की अगुवाई करने वाले वनातू जैसे देश और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, इनकी अगुवाई में लॉस एंड डैमेजेस प्रिंसिपल लगभग 3 दशक पहले ही दुनिया के सामने रखे जा चुके थे। किंतु अभी जिस तरीके से COP 27 में इस फंड के बनने की बात हो रही है, तो एक छोटी जीत के तौर पर ज़रूर देखा जा सकता है। और अब आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से लॉस एंड डैमेज हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो ये ऐसे इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज से हुए हैं, जिनको अब किसी भी तरीके से उससे डील नहीं किया जा सकता। चाहे हम तकनीक का इस्तेमाल कर लें, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन इत्यादि कर सकते हैं, उनके द्वारा भी वो लॉस अब रिकवर नहीं हो पाएंगे, अथवा जो वर्तमान में प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसमें भी हम नए तरीके से चीज़ों को अडेप्ट अगर करते हैं, तब भी वो कंपनसेट नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके के जो इरिकवरेबल जो लॉसेस हो चुके हैं, उनके लिए ये फंड बनाने की बात हो रही है। और इस फंड में सिर्फ और इकोनॉमिक जो डैमेज होता है उसको ही इंक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि जान की हानि भी इंक्लूड है। मतलब जान माल दोनों की हानि इसमें आएगी। और चूंकि प्रॉपर्टी अथवा इकोनॉमिक लॉस के साथ साथ जब लिवलीहुड लॉस की बात आती है, जो भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है, और वो नेचुरल डिजास्टर की प्रवृत्ति
सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बढ़ जाती है, उसकी गंभीरता इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के एक इफ़ेक्ट के रूप में होते हैं। और अब इस वजह से जो देश कंपनसेशन की डिमांड करेंगे उनका स्कोप बढ़ जाता है। किंतु आगे बात ये कही जा रही है कि अभी सिर्फ इतना बात हुआ है कि इस फंड को बनाना है, इसके लिए कमिटमेंट हो पाया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न अभी भी विमर्श के लिए छोड़ दिए गए हैं कि किस तरीके से इस फंड का निर्माण होगा, और पैसों की बात आएगी तो पे कौन करेगा और कितना पे करेगा। ऐसे गंभीर प्रश्नों पर अभी भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इनको भविष्य में होने वाली दूसरी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक होगी वहां के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि बहुत छोटे कमिटमेंट की बात करें तो स्कॉटलैंड और बेल्जियम जैसे देशों के द्वारा काफ़ी छोटे अमाउंट के डोनेशन की बात इन फंडों में की गई है, लेकिन जब अनुमानित अगर किया जाए कि लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑलरेडी ये $500 बिलियन से ऊपर ये एस्टिमेट पहुंच जाता है। और अब ऐसे में ये भी बात हो रही जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन द्वारा इस बार जब नेगोशिएशन हो रहा था तो कई दूसरे देशों के लिए जिसमें चीन और जो अरब कंट्री है और जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज तो हैं बट वो लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज कैटेगरी में आते हैं, और ऐसा भी संभव भविष्य में इसमें भारत को भी इंक्लूड किया जाए। बात क्या हो रही है कि जो लार्ज डेवलपिंग कंट्री हैं उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस तरीके के फंड में, क्योंकि यथार्थ ये भी है कि वो भी जब लार्ज एमिटर की बात आती है तो उसके लिए वो भी उत्तरदायी होते हैं आज के तौर पे। अगर हम इंडियन एंगल से देखें तो हम भारत में हमेशा यही बात होती है कि जब पर कैपिटा हम एमिशन की बात करते हैं, पर कैपिटा एमिशन भारत का बहुत ज़्यादा कम रहता है कंपेरेटिवली जो वेस्टर्न कंट्री है उनसे, बट टोटल एमिशन में भारत टॉप 5 में रहता है, टॉप 3 यूएस चाइना के बाद भारत का नाम आ जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब बात आएगी क्लाइमेट से लड़ने की, पृथ्वी को बचाने की, भविष्य की बात आएगी, बहुत सारे जो आइलैंड नेशन है उनके अस्तित्व की बात आएगी, तो सभी को सहभागिता निभाने की ज़रूरत है। और ऐसे में ये भी बात कही जा रही है जो छोटी सी एक जीत अभी नज़र आ रही है जिसमें फंड के निर्माण की मंजूरी मिल गई है, इस पर रुकना नहीं है बल्कि जो बड़े उद्देश्य हैं, स्पेशली पृथ्वी को बचाना, जो कमिटमेंट है सभी देशों के द्वारा उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाना और एक बेहतर तालमेल के साथ एक लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध होना। अगले एडिटोरियल में अब बात होगी अ प्लेस फॉर ऑल रिफ्यूजीज अंडर इंडियाज वेलफेयर अम्ब्रेला। भारत के कल्याण छतरी के नीचे सभी शरणार्थियों के लिए एक जगह। आर्टिकल को लिखा गया है ऑस्कर मुंडिया साहब द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन जो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसके ये चीफ हैं भारत और मालदीव देशों में। तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी वैसे भी हो जाते हैं और इनके द्वारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी लिखा गया है। आर्टिकल की शुरुआत में बात कही जा रही है जिस तरीके से अभी 16 डे ऑफ एक्टिविज्म स्टार्ट होगा, जो कि जेंडर बेस जो वायलेंस होता है दुनिया भर में उसके खिलाफ एक मुहिम होती है। और अब दुनिया भर में अगर बात करें तो जिस तरीके से घरेलू हिंसा हो, बाल विवाह हो, ट्रैफिकिंग हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, इन सब की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखती है। इन सब के अलावा बड़े अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उनकी बात करते हैं तो जिस तरीके से म्यांमार में तख्ता पलट होता है, अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा करता है, रशिया यूक्रेन विवाद होता है, ये सब कुछ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में देखने को मिलता है। बेसिकली 18 महीने के भीतर ये सारे बड़े इवेंट दुनिया भर में देखने को मिल जाते हैं। और अब
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जब भी ऐसे बड़े इवेंट होते हैं अथवा कोई भी जो त्रासदी होती है तो उसकी मार महिलाओं बच्चों पर ज़्यादा देखने को मिलती है। और स्पेशली ऐसी महिलाओं पर ये त्रासदी और ज़्यादा अपना प्रकोप दिखाती है जिनको अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरण के लिए भागना पड़ जाता है। और अब आगे ये बात कही जा रही है आर्टिकल में कि जिस तरीके से जब जेंडर इक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन की बात होती है तो बहुत सारे देशों में स्थितियां पलटती भी नजर आ जाती हैं। और अब जिस तरीके से इस वर्ष के 16 दिवसीय एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो थीम रहेगी वो है यूनाइट, एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो इस जेंडर सेंसिटिव थीम के साथ अब भारत की बात होगी। और अभी बात हो रही है कि जिस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने की आवश्यकता है, महिलाओं को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, खुद के लिए और अपने समुदाय के लिए भी। 16 दिवसीय कार्यक्रम की बात करें डेज ऑफ एक्टिविज्म की, तो ये प्रतिवर्ष 25 नवंबर से शुरुआत होता है। 25 नवंबर की बात करें तो ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को भी मार करता है। और ये कब तक चलता है? चलता है दिसंबर 10 तक। और दिसंबर 10 दूसरा इंपॉर्टेंट डे होता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। अब भारत की बात पर्टिकुलरली कही जा रही है कि जिस तरीके से 75 वर्ष आज़ादी के होने के बाद जब बात आएगी वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन सेफ्टी की, तो भारत ने काफ़ी प्रगति की है। चाहे वो यूनिवर्सल सफरेज की हो अथवा सभी को मताधिकार देने की बात कही जाए। इसके अलावा जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इसका ड्राफ्टिंग हो रहा था, वहां पर भी भारत का रोल इम्पोर्टेंट होता है। इन सब के अलावा अब बात ये कही जा रही है कि बहुत इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशंस होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसको भारत के द्वारा रेटिफाइड किया गया है। स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है जो जेंडर सेंसिटिव होते हैं, जिनमें महिलाओं के खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसको खत्म करने की जब बात आती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। और भारतीय महिलाओं की बात करें तो लगातार हर क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है, चाहे राजनीति की बात हो, विज्ञान की बात हो, बिजनेस की बात हो, मेडिसिन की बात हो, खेल जगत की बात हो, कृषि जगत की बात हो। महिलाएं हर क्षेत्र में जो उन पर बंधन था, अपने बंधन से वो मुक्त होकर आगे बढ़ती नजर आती है, इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्स में। और अब जिस तरीके से आर्म्ड फोर्स में औरतों को भी परमानेंट कमीशन भारत में उनको मिल चुका है। और ये भी देखने को मिलता है कि जब दुनिया भर में हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, सबसे ज़्यादा महिलाएं किस देश की होती हैं, तो वो भारत की ही महिलाएं वहाँ पर भी नज़र आती हैं। और इसमें जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की जब बात होगी तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो बहुत सारे महिला जो वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स होते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। पॉलिसीज प्रोग्राम्स के जो कि बालिकाओं से लेते हुए जो ओल्डर वुमेन है सभी के लिए बराबर होता है। और बेसिकली जो महिला उद्यमती हैं, महिला उद्यमी, उनको सपोर्ट करता है। नहीं सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी ये जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है। और अब वुमेन प्रोटेक्शन की भी बात कही जाए तो वो भी भारत में पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर नज़र आता है। चाहे वो लीगल स्टेटस की बात हो, इवन जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, रिफ्यूजियों की भी अगर बात कही जाती है तो उनको भी भारत में प्रोटेक्शन मिलता है। नारी शक्ति नए भारत के लिए कैंपेन, ये भारत के लाखों महिलाओं के लिए एक उम्मीद और एक जोश बन के उभरा है। अब पर्टिकुलरली बात हो रही है रिफ्यूजियों पर, शरणार्थियों पर, कि भारत में जो भी महिलाओं के प्रति
प्रगति हो रही है उसका शरणार्थियों पर आखिर क्या असर देखने को मिलता है। तो ऑफिशियल डेटा की बात करें तो भारत में 2,12,000 के आसपास शरणार्थी हैं और इनमें से कई शरणार्थी हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं और आधा से ज़्यादा जो ये संख्या है इनमें महिलाएं और बच्चियां आती है। और भारत द्वारा ये लगातार इंश्योर किया जाता है कि ये जो भी रिफ्यूजी हैं उनको भी प्रॉपर राइट्स मिल सके, उनके जो भी डेवलपमेंट के लिए सरकार द्वारा किया जा सकता है उसको किया जाए। और अब दो तरीके से रिफ्यूजी आते हैं। ये देखिए, इसमें जो भी रिफ्यूजी की बात होगी ये सब वैधानिक तौर पर रिफ्यूजियों की बात होगी और दो तरीके से वैधानिक तौर पर रिफ्यूजी आते हैं। पहला जो डायरेक्टली जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ की सरकार द्वारा भेजे जाते हैं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट होता है। दूसरा यूनाइटेड नेशन के थ्रू आते हैं। तो जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे अभी श्रीलंका क्राइसिस हुआ तो श्रीलंका के सरकार के द्वारा भारत सरकार से संपर्क करके जो भी रिफ्यूजी आए हैं, तो अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट के द्वारा आते हैं तो उन रिफ्यूजियों को ज़्यादा अधिकार मिलते हैं। इवन उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, पैन कार्ड भी बनाए जाते हैं और भारत सरकार द्वारा जो भी इकोनॉमिक और फिनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम चलते हैं उसमें भी उनको इंक्लूड किया जाता है। जो हमारे यहाँ नेशनल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें इन रिफ्यूजियों को भी इंक्लूड करके इनके विकास पर ध्यान दिया जाता है। और अब जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से आते हैं, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इनकी तरफ से आते हैं तो इनके अधिकार थोड़े से सीमित रहते हैं। अब जिस तरीके से जब यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो चाहे अफगानिस्तान में, हमारे दूसरे देशों, किसी भी देश से हो सकते हैं, वहाँ से रिफ्यूजी जब भारत में आते हैं तो उनके पास जो गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो नहीं होते हैं और उनको बैंक अकाउंट अगर भारत में खोलना है तो वो नहीं खोल सकते हैं। जबकि अगर वही रिफ्यूजी जिस देश की सरकार है उनके द्वारा भारत सरकार संपर्क करके उनको भेजा जाता है तो वो भारत में अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है उसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा जब रिफ्यूजी आता है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे में अगर इन रिफ्यूजी की बात करें जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत भारत में आते हैं तो उनके कई सारे जो हित होते हैं वो पीछे निश्चित तौर पर छूटते हैं। और अब आगे बात ऑस्कर मुंडिया द्वारा ये कही जा रही है कि सभी रिफ्यूजियों को जो भारत में प्रचलित नेशनल वेलफेयर स्कीम से इकोनॉमिक स्कीम चलती है, अगर सभी का इंक्लूजन कर दिया जाए, उसमें विभेदन नहीं किया जाए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आ रही हैं या यूनाइटेड नेशन के थ्रू आ रही हैं, तो सभी का एक विकास संभव हो पाएगा, एक समावेशित विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। और विशेष तौर पर बात आएगी महिला अधिकारों की, बात आएगी उनके रक्षा की, बात आएगी उनके सशक्तिकरण की, बात आएगी बिना किसी उनकी वैधानिक स्थितियां क्या है उसमें पड़े। और अब इसमें एक यंग रिफ्यूजी जो म्यांमार से, जो यूनाइटेड नेशन, जो मुंडिया साहब अपने लेख में लिख रहे हैं कि इनसे बात होती है, रिसेंटली इनसे मुलाकात हुई थी तो उनके द्वारा ये कहा गया था, जो म्यांमार के रिफ्यूजी थे, कि वो अपने समुदाय से पहली महिला होंगी जो कि भारत के यूनिवर्सिटी में एंट्री उनको मिली। और चूंकि निश्चित तौर पर ये भारत की जो नेशनल प्रोग्राम्स है उसके द्वारा ही बेनिफिट करके आगे बहुत लोगों का हित होता है, रिफ्यूजियों की बात हो रही है और वो निश्चित तौर पर भारत के शुक्रगुजार भी रहते हैं। और इनसे सबसे बड़ी बात है कि जो एक एटीट्यूडनल चेंज होता है उसको भी प्रेरणा मिलती है और बहुत सारे जो अवरोध होते हैं महिला सशक्तिकरण के पथ पर उनसे भी मुक्ति मिलती है। पितृसत्तात्मक विचारधारा से भी वो आगे बढ़ने पर प्रेरित हो पाती हैं। और अब आगे आर्टिकल में बात ये कही जा रही है कि जब जेंडर इक्वलिटी की बात होगी तो अगर भारत सरकार द्वारा सभी को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कंट्री टू कंट्री वाले रिफ्यूजी हों अथवा यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी हों, अगर सभी को इंक्लूड कर दिया जाता है
स्पेशली महिलाओं के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा, और इवन वो भारत में रह के भारत के भी जो इकोनॉमिक जो वेलबींग है उसमें भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और साथ ही साथ में जो भविष्य की बात कहते हैं, अगर भविष्य में महिलाओं भारत में अगर सब जो भी रिफ्यूजी महिला आ रही हैं उनका प्रॉपर स्किल्स और दूसरे डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा तो वो खुद में भी सशक्त होंगी, भारत में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वापस जब वो अपने देश में जाएंगे और कोई फ्यूचर में ऐसा शौक दोबारा देखने को मिलता है तो वो उसको बेहतर तरीके से डील करने में सक्षम होंगे। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य से आर्टिकल को ख़त्म किया जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे मानवता के अगर हम विकास की बात कहें तो ये कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं हो जाता है। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।